दोस्तों, वर्णमाला पढ़ रहे हैं हम और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। उसमें हमने वर्गीकरण में पिछली क्लासों में हमने वर्गीकरण को 4 प्रकार से पढ़ लिया है। स्वर तंत्र और ध्वनि तंत्र के आधार पर 2 प्रकार पढ़ लिए, जो अघोष और सघोष होते हैं। प्राणवायु या उच्चारण काल के आधार पर हमने भी 2 प्रकार पढ़ लिए हैं, अल्प प्राण महाप्राण। उच्चारण स्थान के आधार पर कत्तामदेव देवता, कंठ तालव्य, ठीक है, मूर्धन्य दंत्य औष्ठ्य दंतोष्ठ्य वृषलव्य, ये सारे पढ़ लिए हैं। और अब हम पढ़ रहे थे श्वास अवरोध के आधार पर। श्वास अवरोध के आधार पर हमने पढ़े लुंठित, प्रकंपित, स्पर्शी, ठीक है, ये सारे हम पढ़ रहे हैं ना। लुंठित, प्रकंप, पार्श्विक, उच्छिप्त, ताड़नजात और नासिक्य, ठीक है। स्पर्शी, संघर्ष स्पर्शी, हम पढ़ रहे थे संघर्षी। नासिक्य हमने पढ़ लिया, हम पढ़ रहे थे संघर्षी। थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगा। कुछ इसके साथ प्रश्नोत्तर करके वीडियो कंप्लीट करके व्याकरण ये वर्णमाला कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, स्पर्शी कौन से होते हैं? क, च, ट, क, ट, त, प, ये 4 वर्ग है। च वर्ग इसमें नहीं है, ध्यान रहे आप। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय 2 उच्चारण अवयव परस्पर स्पर्श करते हैं। तो क, ट, त, प वर्गों के प्रथम 4 वर्ण, है ना। अच्छा, क फारसी है, ठीक है। क क्या है? फारसी। इसमें क फारसी है। क वाली पूरी जो क वर्ग है, क, ख, ज, फ, ये फारसी होते हैं। ये हमने पहले जो नवीन ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ हैं, अरबी फारसी वाली ध्वनियाँ, उसमें भी पढ़ा था। अब यहाँ देखिए, संघर्षी। संघर्षी कौन से होते हैं? जो उष्मी वाले हैं वो संघर्षी होते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं। 8 होते हैं संघर्षी। 8, बिल्कुल 8 पढ़ाऊँगी मैं आपको। क्यों, उसका कारण भी बताऊँगी और ये कहाँ से आए हैं वो भी बताऊँगी। देखिए, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय 2 उच्चारण अवयव परस्पर समीप आ जाते हों और श्वास मार्ग सकड़ा होने के कारण उनमें से निकलने वाली प्राणवायु घर्षण के साथ बाहर आती हो। बिल्कुल जैसे हम बोलेंगे श, श, ह, तो देखिए प्राणवायु मुंह थोड़ा खुलता है ना। मार्ग सकड़ा होने के कारण मुंह थोड़ा खुलता है और प्राणवायु यानी हमारे मुख से निकलने वाली हवा है ना, इन वर्णों के साथ में जो हवा निकलती है वह बहुत घर्षण के साथ निकलती है, यानी कठिनाई से निकलते हैं ये शब्द। श, अपन बोलते हैं थकार के बैठ जाते हैं, बोलते हैं हे राम, इस प्रकार से बोलते हैं। शिट बोलते हैं ना आप लोग ऐसे। अच्छा, अब ये ख, क, ख, ज, फ, ये जो मैंने आपको अभी लास्ट में बताया था, क क्या है? क फारसी है ना। तो ख, ग, ज, फ, ये अरबी फारसी वाले शब्द हैं ये, और ये भी घर्षण के साथ ही बाहर निकलते हैं। और एक चीज़ यहाँ नोट करवाऊँगी मैं आपको कि ये जो ख है इसके नीचे ये बिंदी लगी हुई, देखना आप। इसकी पहचान ये है कि अरबी फारसी वाले शब्दों को पहचानने की तरकीब ये है कि किसी शब्द के बीच में ये वर्ण आ जाए और उनके बीच नीचे बिंदी लगी हुई हो तो वह उर्दू वाले शब्द कहलाएंगे। जी हाँ, शब्द विभाग में जब आपको नेक्स्ट वीडियो पढ़ाया जाएगा, या मेरे उपसर्ग और प्रत्यय वाले में भी मैंने बता रखा है, तो व्याकरण के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने बता रखा है। तो इन शब्दों के नीचे अगर बिंदी लगी है तो इसे नुक्ता कहा गया है। नुक्ता, वो नुक्ता जीमने वाला नहीं है, ये नुक्ता है कि इन शब्दों के नीचे बिंदी लगी हुई रहती है। ये अरबी फारसी उर्दू वाले शब्द होते हैं। अब है स्पर्श संघर्षी, ठीक है। स्पर्श संघर्षी वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय 2 उच्चारण अवयव परस्पर चिपक जाते हैं और तब तक नहीं छूटते जब तक ध्वनि का उच्चारण न हो जाए। ऐसा होने से प्राणवायु घर्षण के साथ निकलती है, जैसे च, छ, ज और झ। आप खुद प्रैक्टिकल करके देखना, जब तक हम खुद इन शब्दों को बोलेंगे नहीं ना, चिपके रहेंगे ये। इसलिए इनको कहा गया है स्पर्श संघर्षी, यानी स्पर्श तो कर लेते हैं ये, लेकिन बड़े संघर्ष के साथ बाहर निकलते हैं। प्राणवायु बड़े संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, और ये 4 हैं। अब आएंगे अर्धस्वर में। अर्धस्वर यह और वह, वे ध्वनियाँ जो स्वर व व्यंजन दोनों के रूप में प्रयुक्त होती है
वे अर्ध स्वर कहलाती है। यव का मतलब होता है जो, यव, यह और वह, यह तो है अंतस्थ और वह आता है यण यानी अयादि संधि स्वर है ये, इसलिए इसे यव कहा गया है जो। क्योंकि यहाँ ई और ए ये स्वरों के माध्यम से यह बनता है ना, इसीलिए इसे स्वर संधि स्वर कहा गए हैं। ये अर्ध स्वर इसलिए बोला गया है ये, यानी अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि अर्ध स्वर हैं या व्यंजन य की परिभाषा दीजिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं, यह दे दिया, वह दे दिया, ठीक है, और केवल ई दे दिया और ए दे दिया और मिला के यह बन रहा है, ऊ और ए मिलाकर वह बन रहा है, दोनों ही बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए ई प्लस ए क्या बनेगा, ये, ठीक है, ऊ प्लस ए क्या बनेगा, वह। ये स्वर हैं, ये स्वर हैं, लेकिन ये व्यंजनों का निर्माण करा रहे हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा गया है। अब चूँकि कुछ एक ध्वनियाँ और रह गई है तो वो भी मैं क्लियर करती हूँ। अयोगवा है, अयोगवा किसे कहा गया है, जैसे वे ध्वनियाँ जो न स्वर होती है और न व्यंजन होती है, जिन्हें स्वर व्यंजन किसी के साथ गिना नहीं जाता है, फिर भी प्रयुक्त हमेशा स्वरों के साथ ही होते हैं। कौन से होते हैं, है ना, जैसे लपेट लिया जाता है ना किसी के साथ में कि भाई तुम भी आ जाओ। अब कौन कौन से होते हैं वो, ये होते हैं अंग और अ है। एक तो है अनुस्वार, ये लगता है ना किसी पे, तो ये तो हो गया अंग, और एक होता है ये ऐसे वाला, इसे बोलते हैं विसर्ग। तो ये दोनों हमारे हिंदी में अयोगवा ध्वनियाँ कहलाते हैं, ठीक है। ये बड़ा ही काम का चैप्टर है, तो ध्यान से पढ़ना। और फिर है संयुक्ताक्षर। अब हिंदी में कौन कौन से संयुक्ताक्षर हैं ये अलग से करा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि श्वास के स्थान पर तो श्वास अवरोध के स्थान पर जो 8 होते हैं वो वर्गीकरण करा चुकी, ये अलग से हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो तक, छ और त्र और ज्ञ, और फिर ये मिश्रित, ठीक है, ये मिश्रित है। तो मूल रूप से तो कितने हो गए संयुक्ताक्षर, 3 हो गए मूल रूप से, ये हो गए मूल रूप से 3, ये तीनों मूल रूप से हैं। वे ध्वनियाँ जो जिनका निर्माण व्यंजन ध्वनियों के योग से बनता हो, लेकिन दोनों ही ध्वनियाँ मिलकर एक नई ध्वनि का निर्माण करते हैं, ठीक है, यानी दोनों ही व्यंजन है। ये यहाँ क भी व्यंजन है और क्ष भी व्यंजन है, और इसके मिलकर क्या बनेगा, क्ष बनेगा। और मैंने इसका पूरा वर्ण विन्यास किया है, तो क और श, यहाँ से अ बाहर आ गया, स्वर बाहर आ गया, ठीक है, ये बनाएगा आपके क्ष, इस प्रकार से बनेगा ये। और फिर त्र, तो त से र बाहर आ गया, त्र हो गया, ज्ञ, ज्ञ से ये बाहर आ गया, तो ये तो हो गए मूल। अब ये जो मिश्रित वर्षा वाला है, ये श्र, श और र। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको र के बारे में बताया था, तो देखो इस श्र के साथ में ये जो लिखा हुआ है इधर वाला ये र है, इस तरह के पास में ये वाला है, ये र है, और ये जो र है ना, ये पूरा र है, ये र है, ये पूरा र है, ठीक है। इसलिए अगर इनमें से ये श हलंत कर देंगे और र बाहर आ जाएगा, तो श आधा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इस श को ऐसा लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए, वह ध्वनि जिसका निर्माण 2 व्यंजन ध्वनियों के योग से होता हो, लेकिन दोनों ही ध्वनियाँ मिश्रित ध्वनि में स्पष्ट सुनाई देती है, श्र, है ना, इसलिए ये मिश्रित है। जब आप परिभाषा पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा कि मिश्रित क्यों कहा गया है। कई बार पूछ लेते हैं बच्चे, मैडम इसको मिश्रित वर्षा क्यों कहा गया है, क्योंकि दोनों ही ध्वनियाँ अलग अलग सुनाई दे रही है। अब श में तो कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, त्र में नहीं आ रही है, त्र, है ना, और ज्ञ देखिए, लेकिन श्र में आ रही है, श्र। अब एक प्रश्न है यहाँ पे देखिए, हिंदी में सघोष व्यंजन होते हैं 20, वर्ण होते हैं 31। क्यों? वर्ण अगर व्यंजनों में स्वर मिला देंगे तो व्यंजन हो जाएंगे, वर्ण बन जाएंगे वो। अल्प प्राण व्यंजन होते हैं 19, अल्प प्राण वर्ण होते हैं 30,
इस तरह से आप भी अपनी एक सारणी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने करवा दिए हैं आपको पूरे। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। और अब एक हिंदी में वर्णमाला की स्थिति देख लेते हैं, है ना। कई बार यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। 2 मिनट लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। अब मैंने 8-10 वीडियो बना दिए हैं व्यंजनों के और स्वरों के मिलाकर वर्णमाला के, तो इसमें सबसे बड़ा काम का ये है। तो देखिए यहाँ पर स्वर कितने हैं हिंदी में? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। संयुक्ताक्षर कितने हो गए? 3। कुल मिलाकर कितने हो गए? 47। क्लियर? जो पहली क्लास ली थी वही वापस से करवा रही हूँ। देखिए हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? ध्यान रहे, ये बड़े काम की चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है 44। हिंदी में कुल मूल वर्ण पूछे तो 47। ठीक है, कुल मूल वर्ण पूछे तो 47। मानक हिंदी वर्णमाला 1967। कुल मूल वर्णों की संख्या 47, जिसमें 3 संयुक्ताक्षर आ गए, वो क्षत्रज्ञ। अयोगवा कितने हो गए? 2। उच्चिप्त कितने हो गए? 2। एक मिश्रित हो गया। तो कुल मूल वर्ण कितने हो गए? 52। अगर ऑप्शन में 47 है और 52 है तो आप 52 पर टिक करेंगे। जो सबसे विशेष ध्वनि होती है वही आएंगे। अच्छा, उच्चिप्त कौन से हैं? नवीन ध्वनि है। नवीन ध्वनियाँ कौन सी आ गई? 5। ये सारी की सारी नवीन है, जैसे 2 अयोगवाग, 2 उच्चिप्त और 1 मिश्रित, ये नवीन ध्वनियाँ हैं। कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 52। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, आगत ग्रहित ध्वनियाँ वर्ण कितने हैं? 1, डॉक्टर वाला आ। और अरबी फारसी शब्द कितने हो गए? 5। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 6। अब 52 और 6 कितने हो गए? 58। आगे समझ में? अब अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्र के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय, है ना, ये राष्ट्र के बाहर। बिल्कुल, देखो ये जो रहा है ना, ये राष्ट्र के अंदर है। अंतर्देशीय, इंटरनल लेटर इसको कहा गया। अंतर्वर्ती स्थलाबद्ध, ये कुछ शब्दों के अर्थ बताए मैंने। अंतर्राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के अंदर, और एक है अंतर्राष्ट्रीय, ये राष्ट्र से बाहर। चलो ये तो कुछ काम की चीज़ें हैं, और आशा करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अब आपको कौन सा टॉपिक कराना है कमेंट में बता दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गएगा। कुछ भी मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें, और कुछ भी अगर आपको कमेंट में नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में डाल दें। थैंक यू दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।